हेलो, वेलकम टू एसटीएस। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3, जो चैप्टर है एक चर वाले द्विघात समीकरण। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चन जो था उसको कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और उसके बाद छठा क्वेश्चन पे आते हैं आज। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन, वो टोटल 8 क्वेश्चन में यहाँ पे 6 पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। ये 6 में सभी क्वेश्चन के लिए सेम है कि निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। और 1 नंबर 2 नंबर करके सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसमें भी विवरण दिया गया है कैसे द्विघात समीकरण बनाना है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। बोला गया है आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो हम किसको चल राशि मानेंगे? यहाँ पे ये तो दिया गया है कि विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई में तुलना किया जा रहा है। इसका मतलब लंबाई या चौड़ाई में से किसी को एक चल राशि मानने से हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को अगर हम मानेंगे x मीटर, तो यहाँ पे लंबाई क्या होगा? चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 3 मीटर। अगर यहाँ पे चौड़ाई को अगर हम मान ले x, और यहाँ पे बोला गया है कि चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे इकाई क्या रखेंगे? यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इकाई हमको मीटर में रखना है। यहाँ पे x मीटर, और यहाँ पे विकर्ण जो है ये जो लाइन है यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये है विकर्ण, इसका लंबाई है 15 मीटर। तो यहाँ पे भाषा में लिख लेते हैं, माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या होगी? x प्लस 3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आयताकार क्षेत्र की विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो यहाँ पे आयताकार क्षेत्र की विकर्ण की लंबाई अगर 15 मीटर है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एक ट्राइंगल बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, और आयत का जो सभी कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी कि अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 90 डिग्री होगा, और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है लंबाई चौड़ाई और ये विकर्ण की लंबाई से। विकर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें विकर्ण होता है ये, और आधार हो गया ये, और लंब हो गया ये। तो यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये हो गया विकर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो यहाँ पे उसी रिलेशन का यूज करेंगे समीकरण बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा? हम यहाँ पे विकर्ण, लंब और आधार के हिसाब से लिखेंगे, ना लिख के यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से लिखेंगे। या वेरिएबल मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई ना करके। ये लंबाई को L से लिख लेते हैं, यहाँ चौड़ाई को B से, और ये जो विकर्ण है इसको H से। तो यहाँ पे विकर्ण है H स्क्वायर इक्वल्स टू लंब है यहाँ पे B स्क्वायर, और यहाँ पे आधार है यहाँ पे L स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी को लिखते हैं प्रश्नानुसार H स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ पे अगर H, B और L जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाना पड़ेगा जब अगर H, L और B जो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे लिख देने से अच्छा होगा कि H क्या है, B क्या है और L क्या है, ताकि क्वेश्चन में ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ नया वेरिएबल अपना मर्जी से यूज कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे L क्या है? यहाँ पे लंबाई है,
बी क्या है, चौड़ाई है, और एच है विकर्ण। सिर्फ विकर्ण नहीं, मतलब विकर्ण की लंबाई, ये भी लिख लेना, विकर्ण की चौड़ाई तो वही हो गया, लंबाई वही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एच, एच है हमारा विकर्ण 15, 15 का स्क्वायर, और एल है हमारा यहाँ पे लंबाई, लंबाई है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और चौड़ाई है यहाँ पे एक्स, बी जो है यहाँ पे चौड़ाई है इस आयत का, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। तो सिर्फ निर्माण करना है, समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर, ये इसका काम हो गया पूरा, इसका काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड वाले जितने भी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने से क्या होगा, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो जाएगा 2x इंटू 3 6x, 6x और 3 का स्क्वायर होगा 9। और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड कर देंगे तो साइन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 225, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ पे प्लस 9 माइनस 225 कितना होगा, माइनस 216, माइनस 216, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से सभी दो कॉमन आ सकता है इसमें, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 216 को अगर 2 से भाग कर कितना आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद 108 दूना 216, हाँ, और 2 से दोनों साइड भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण गठन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, समीकरण का निर्माण करने के लिए, यही है इस क्वेश्चन का समीकरण। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम साथ साथ इस वीडियो में कर रहे हैं उसको कॉपी पेन लेके बैठना है वीडियो देखते समय, सिर्फ फिल्म की तरह वीडियो को नहीं देखना है, और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, जहाँ पे समझना है उसको पीछे रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है साथ में ट्राई करना है पॉज करके, उसके बाद आगे देखना वीडियो को। अच्छा, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, यदि उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। प्रति किलोग्राम दर मतलब हर एक केजी में कितना रुपया होगा उसको बोलते हैं प्रति किलोग्राम दर। तो प्रति किलोग्राम दर मतलब प्रति किलो जो दाम होगा वो 1 रुपया कम होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसको चल्लासी माने किसको नहीं माने वो सोच के करना पड़ेगा। तो वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद सोचना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। सारे क्वेश्चन में ऐसा करना है, सिर्फ इसी को नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना कि चल्लासी किसको मानेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा है। यहाँ पे कुछ किलोग्राम बोला गया है और उस किलोग्राम से भी कंपैरिजन में होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 किलोग्राम अधिक पाने का बात हो रहा है। तो पहले कुछ किलोग्राम था, उसके कंपैरिजन में बोला 4 किलोग्राम अधिक होगा। मतलब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये एक चल राशि के रूप में माना जा सकता है, और उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते हैं, है ना। उसी रुपए में, रुपए तो वैसा का वैसा ही है, चल राशि में मतलब बदलेगा मान। तो कुछ किलोग्राम चीनी था, उसको बदल के उससे 4 किलोग्राम चीनी और हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, और एक चीज और है कि कुछ किलोग्राम मतलब यहाँ पे जो चीज, एक लाइन और बोले थे कि जो चीज मिसिंग है जिसके बारे में पूछा गया है, जो इसके ये कितना होगा। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन लास्ट में पूछ दिया रहता है कि कितना किलोग्राम चीनी खरीदा था, ये खासकर उसी को चल राशि के रूप में मानते हैं। लेकिन हमको जहाँ दिख रहा है कि कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा और 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते बोल रहे हैं, मतलब इस पे एक रिलेशन है, इसको बनाएंगे। और उससे क्या होगा कि x किलोग्राम चीनी खरीदा मानेंगे तो यहाँ पे होगा कि उसी रुपए में 4 किलोग्राम अधिक पाते, तो दोनों का दर निकालेंगे। जैसे कि 80 रुपए में कितना चीनी खरीदा, x किलोग्राम, तो और यहाँ पे 80 रुपए में कितना होगा, 4 किलोग्राम अधिक पाते, तो x प्लस 4 किलोग्राम होता। तो हर एक
एक एक केजी का निकालेंगे दोनों के लिए, एक एक केजी का क्या होगा, एक्स बाय ये है केजी। तो एक केजी का दाम निकालना है, क्योंकि प्रति किलोग्राम बोला गया। प्रति किलोग्राम कितना होगा, यानी 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा, 80/x। 1 केजी का दाम निकल गया। और इधर जो बाद में जो केस बोला गया है, जो 4 किलोग्राम अधिक बात है, उसमें 1 किलोग्राम अगर खरीदते तो उसका प्रति किलोग्राम कितना होता है रेट, 80/x+4। तो एक नियम में होता है कि x किलोग्राम का अगर रेट दिया हुआ है, अगर कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 किलोग्राम का जब निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भाषा में लिख देते हैं इसको कि माना कि 80 रुपए में x किलोग्राम चीनी खरीदा। ओके, तो यदि उसी रुपए में 4 किलोग्राम अधिक पाते, अगर उसी रुपए यानी कि अगर 80 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक पाते मतलब, तो कितना किलोग्राम चीनी खरीदे, 4 किलोग्राम अधिक पाते, तो पहले खरीदा था एक्स से 4 किलोग्राम अधिक, यानी x+4 किलोग्राम चीनी। तो क्या होगा, अगर 80 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो x+4 किलोग्राम चीनी खरीदा। ठीक है, अब इसे समीकरण बनाएंगे, कैसे होगा, प्रश्नानुसार। ये तो चल राशि हमने मान लिया, यहाँ पे दिया हुआ था 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, उसी रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपए कम होती। ऊपर वाले जो लाइन है उससे तो ये चल राशि मान लिए। ये जो लास्ट लाइन दिया हुआ है, चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपए कम होती, यानी प्रति किलोग्राम दर, यहाँ से प्रति किलोग्राम दर दोनों केस के लिए निकाल लिए। पहला केस के लिए कितना आ रहा है प्रति किलोग्राम दर, 80/x क्या होगा, रुपए। यहाँ पे रुपए वाला सेक्शन है, यहाँ पे किलोग्राम वाला सेक्शन है। यहाँ पे रुपए वाला सेक्शन है, यहाँ पे किलोग्राम वाला सेक्शन है। ओके, तो प्रति किलोग्राम दर कितना होगा, सबसे पहले निकालते हैं। पहले वो यहाँ पे बोल रहा है प्रति किलोग्राम चीनी दर 1 रुपए कम होती। 1 रुपया कम होती जब 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता था। उससे पहले अगर 4 किलोग्राम चीनी नहीं मिलता तो उसका दर कितना होगा, 80/x। अब वो ज्यादा होगा क्योंकि बाद में बोल रहा है कम हो रहा है रेट। तो पहले वाला हो रहा है 80/x, 1 किलोग्राम चीनी का रेट है ये 80/x, ये रुपए होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं कि बाद में जितना भी रुपए हो रहा है प्रति किलोग्राम, और पहले जितना भी रुपए हो रहा था प्रति किलोग्राम, बाद वाला से माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 रुपये कम हो रहा है। तो इसको पहले वाला से बाद वाला को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अच्छा, अब इसका समीकरण बनाना है। इसको सॉल्व करके इसको नीचे वाले को लसअप करेंगे तो हो जाएगा x, और x+4 आएगा मल्टीप्लाई में। ये 80 तो एज इट इज रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे यहाँ पे x है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा x+4 माइनस यहाँ पे है x+4 और नीचे में है x इंटू x+4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x इक्वल्स टू 1। और अभी क्या करेंगे, 80 को कॉमन ले लेते सबसे अच्छा। यहाँ पे है x+4 माइनस x, क्योंकि 80 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे x+4 और नीचे है x इंटू x+4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से x और ये x प्लस माइनस में कट गया, मतलब माइनस हो गया, चला गया। और यहाँ पे आएगा 80 इंटू 4, और नीचे में जो x इंटू x+4 है वो राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में x इंटू x+4, ये हो जाएगा 80 इंटू 4 320, और x इंटू x हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस x इंटू 4 हो जाएगा 4x। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x। साइन चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों का खाली पोजीशन चेंज किया तो साइन नहीं बदलेगा। और x स्क्वायर प्लस 4x ये अपने जगह पर ही है, और राइट हैंड साइड से इसको उठा के लेके आ रहे हैं, इसलिए इसका साइन चेंज होगा। तो 320 उधर से लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा -320 इक्वल टू 0। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका समीकरण है ये। ओके, अगला क्वेश्चन में जो विवरण दिया गया इसे समीकरण बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी
पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे तरफ गई, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। मान लेते हैं पॉइंट ए, दो स्टेशन के बीच की दूरी, मान लेते हैं स्टेशन ए, इसको स्टेशन ए बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे जा रहा है स्टेशन बी। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। दूरी है 300 किलोमीटर, और यहाँ पे चल राशि किसी मानेंगे। यहाँ पे बोला गया एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता। यहाँ पे वेग पहले दिया गया नहीं है और दूसरा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वेग बदल रहा है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने से रेलगाड़ी का वेग क्या होगा? वेग जुड़ जाएगा 5 किलोमीटर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगेगा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड होने से या अधिक वेग होने से 2 घंटा कम समय लग रहा है। तो दोनों के लिए समय निकालेंगे, दोनों का समय माइनस करने से क्या होगा? पहले ज़्यादा समय लग रहा है, दूसरा केस में जो है कम समय लग रहा है, तो पहला समय माइनस दूसरा समय होगा 2 घंटा। यहाँ पे वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। पहला केस में वेग क्या है? x, और विस्थापन क्या है? 300 किलोमीटर। पहला का समय मान लेते हैं t1, तो t1 आ रहा है 300 बट्टा x पहला केस में, तो इसे लिख लेते हैं। शुरू में रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर कितना होगा? 300 बट्टा x। यूनिट क्या होगा? इकाई क्या होगा? यहाँ पे इकाई घंटे में दिया गया है, आवर में, तो यहाँ सब जगह घंटा ही होगा, आवर। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वेग होने से प्रति घंटा अधिक वेग होने से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होगा? 300 बट्टा, इस समय वेग क्या था? यहाँ पे था वेग x प्लस 5 और विस्थापन सेम ही है 300, और समय हो जाएगा यहाँ पे t2 मान लेते हैं क्योंकि समय अलग लगेगा। टाइम 2 निकलेगा 300 बाई x प्लस 5, तो यहाँ पे समय हो जाएगा 300 बाई x प्लस 5, तो यहाँ पे समय होगा 300 बट्टा x प्लस 5 घंटा, आवर। अब दोनों समय निकल गया, अब दोनों समय को माइनस करके 2 से बराबर कर देते हैं तो समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार पहला समय कितना लगा है? 300 बट्टा x घंटा माइनस दूसरा समय है 300 बट्टा x प्लस 5 बराबर समय है यहाँ पे डिफरेंस है 2 घंटा कम समय लग रहा है इसलिए वहाँ पे 2। अब ये हो गया हमारा समीकरण। इसको सॉल्व करना है, 300 कॉमन लेंगे पहले, बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5
इक्वल्स टू 2। यहाँ पर 2 को 300 से काटेंगे तो बचेगा यहाँ पे 150, यहाँ पे 1, तो 150। यहाँ पे नीचे मिलेंगे लॉस ऑफ पावर, हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्लस x और माइनस x कट जाएगा, फिर बचेगा 150 गुने 5 बट्टा x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। 150 गुने 5, 15 5 75, 750 बराबर ये x इंटू एक्स प्लस 5 होगा तो क्या होगा 750 एज इट इज रहेगा, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 750। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और राइट हैंड साइड से 750 इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, यही होगा इसका आंसर। जिनको ये फिजिक्स थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, आना तो चाहिए हालांकि, जिनको नहीं आता उनके लिए दूसरा मेथड, जो एक एक नियम से करेंगे, एक एक नियम तो आना चाहिए। और ये हुआ हमारा मेथड 2, जिसमें ट्रेन ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट में जा रही है, जहां पे विस्थापन दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और ये ट्रेन जा रही है ऐसे भी। पहला केस में मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर, तो माना कि रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर जाने का वेग x किलोमीटर है, और अगला केस में है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक स्पीड से जाने से क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वेग से जाने पर रेलगाड़ी का वेग होगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का डिफरेंस दिया गया दोनों का, जो 2 घंटा कम समय लगेगा 5 किलोमीटर अधिक घंटा के स्पीड से जाने पर। तो दोनों केस के लिए समय निकालते हैं। पहला है अगर x किलोमीटर, वेग x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पे गलती, वेग x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा चलने में लगा है 1 घंटा लग रहा है x किलोमीटर चलने में। तो वेग x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि x किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है, 1 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 1/x घंटा, और हमें चलना कितना है 300 किलोमीटर, विस्थापन है 300 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना 300/x। शुरू में ऐसा था, अगर बाद में जो स्पीड वेग बढ़ के 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, उस समय में समय निकालेंगे तो क्या होगा, बाद का वेग है हमारे पास x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि x किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर चलने में लगा समय 1/x प्लस 5 घंटा, और विस्थापन दोनों के लिए सेम ही है। तो 300 किलोमीटर चलने में लगा समय 300/x प्लस 5 घंटा। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला गया है कि बाद में समय कम लग रहा है, जो कि 2 घंटा है, यानी कि पहले का समय 2 घंटा ज़्यादा लग रहा था, तो पहले वाला समय माइनस दूसरा वाला समय करने से कितना आएगा 2 घंटा। पहले वाला समय है यहाँ पे 300/x, और बाद वाला समय है 300/x प्लस 5। पहला है 300/x माइनस 300/x प्लस 5 करने पर क्या होगा, दोनों में कितना समय कम लग रहा है, 2 घंटा कम समय लग रहा है, तो बराबर में आएगा 2। 300 कॉमन लेने पर होगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 2।
300 एज इट इज, दोनों लॉस अप लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। 300 एज इट इज, यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 5, और नीचे में x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 300 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 150, 150 गुने 5, और ये नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे 150 गुने 5 हो जाएगा 15 5 75, 750, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया, विक्रय मतलब बेचा, वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई घड़ी 336 रुपए में बेचा गया है और वो जितने रुपए में खरीदा गया था उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे उतना ही रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है घड़ी का जितने रुपए में खरीदा था, जितने रुपए में खरीद रहा है मतलब उसका क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया था, घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 336 रुपये, इसको भी लिख लेते हैं। घड़ी का विक्रय मूल्य है 336 रुपये, विक्रय मूल्य है 336 रुपये, क्रय मूल्य है x रुपये। तो लाभ क्या होगा, यहाँ पे बोला गया उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 336 माइनस क्रय मूल्य है हमारा x रुपये। प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला गया लाभ प्रतिशत जितना क्रय मूल्य था उतना ही उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%। लाभ प्रतिशत है x प्रतिशत बराबर लाभ है हमारा 336 माइनस x और क्रय मूल्य है हमारा x रुपये, ये होगा 100%। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो उसको सीधा से लिख लेते हैं, यहाँ पे भी बट्टा में 100 होगा। तो दोनों साइड ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब आगे स्टेप में होगा ये x एज इट इज रहेगा 336 माइनस एक्स बट्टा x गुने 100, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, 336 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर बराबर 336, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33,600 माइनस 100x, यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस 100x इधर आके हो जाएगा प्लस 100x, और राइट हैंड साइड में 33,600, लेफ्ट हैंड साइड में आगे हो जाएगा माइनस 33,600 बराबर 0। तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। इससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। यह क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंपैरिजन करके दिया नहीं गया है जिससे हम बता सके कि चल राशि किसे मानेंगे। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ धारा का वेग दिया गया। धारा का वेग इस तरफ अगर बह रहा है तो इस तरफ दिखा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल जा रहा है। धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी जगह वापस आने पर 10 घंटा समय लगा। तो धारा के अनुकूल जो जा रहा है तो ये नाविक का भी कुछ वेग होगा, उसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा के अनुकूल जाएगा तो एक तो होगा धारा का वेग और एक होगा नाविक का वेग, और धारा के जब विपरीत आएगा तो धारा का वेग माइनस हो जाएगा ये नाविक के वेग से। तो इसलिए हम यहाँ पे नाविक का वेग मानेंगे। माना कि स्थिर जल में नाविक का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में क्यों? क्योंकि सिर्फ धारा का वेग दिया गया है और ये नाविक का वेग नहीं दिया गया। अगर धारा के अनुकूल में अगर नाविक जा रहा है स्थिर जल में, अगर उसका वेग है x, तो ये धारा में बहने के साथ उसका वेग क्या हो जाएगा नाविक का x + 2, और जब वो वापस आएगा विपरीत दिशा में,
धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पे ये नाविक का वेग हो जाएगा x-2, क्योंकि ये खुद स्थिर जल में नाविक का वेग है x और धारा का वेग है 2 क्या कर रहा है, इसको जितना स्पीड से ये आगे जा रहा है उतना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको कम कर रहा है इसका स्पीड, इसलिए इसका वेग हो जाएगा x-2। तो स्थिर जल में नाविक का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल नाविक का वेग होगा x+2। अनुकूल जाने पर क्या होगा कि स्थिर जल में जितना वेग था, धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे जा रही है, तो उसको ये नाविक को बहा के भी लेके जाएगी, इसलिए उसका वेग जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाविक का वेग, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, जिस तरफ पानी की धारा बह रही है उसके उल्टे साइड, उस दूसरे दिशा में आने पर, उसके विपरीत दिशा में आने पर उसका वेग क्या होगा। स्थिर जल में तो उसका वेग है x और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा बह रहा है, तो धारा क्या करेगा, नाविक का वेग को कम करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम तैरते समय भी देखते हैं कि अगर स्थिर पानी में अगर हम लोग सीधा सा बैठ जाए तो हमें बहा के आगे की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में अगर जाना हो तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो धारा जो है हमारे वेग को कम करता है। तो यहाँ पे वैसे ही धारा के विपरीत दिशा में आने पर इसका वेग क्या होगा, x तो था स्थिर जल में वेग, और उसके विपरीत दिशा में जब आएगा तो उसका वेग क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस हो जाएगा, तो इसका वेग हो जाएगा x-2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे जो दो जगह पे जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, प्रारंभिक स्थान A और अंतिम स्थान है B, तो इस दोनों का बीच का दूरी है 21 किलोमीटर। तो हमें धारा के अनुकूल, ये नाविक जो है धारा के अनुकूल गया है और धारा के प्रतिकूल आया है, तो दोनों का जो समय मिला के हो रहा है वो 10 घंटा, क्योंकि बोला है जो उसी जाने के बाद उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। तो प्रश्नानुसार जाने में कितना समय लगा, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और जा रहा है 21 किलोमीटर, तो फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो वेग दिया हुआ है, ऐसे समय का फॉर्मूला क्या होगा फिर, समय बराबर विस्थापन बट्टा वेग। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, समय विस्थापन है 21 किलोमीटर विस्थापन है, और यहाँ पे इसका वेग है धारा के अनुकूल x+2, और दूसरा समय है प्रतिकूल दिशा में, विस्थापन तो 21 ही रहेगा, और वेग होगा यहाँ पे x-2, और दोनों जो समय है, दोनों समय मिला के कितना घंटा हो रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है, इसलिए 10। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 21 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1/x+2 प्लस 1/x-2 इक्वल टू 10, और नीचे में लॉस ऑफ लेंगे तो हो जाएगा x+2 इंटू x-2, यहाँ पे आएगा x-2 प्लस x+2 इक्वल टू 10। यहाँ पे +2 और -2 कट जाएगा, यहाँ पे होगा 21 गुने 2x, बचेगा यहाँ पे x+2 इंटू x-2 इक्वल टू 10। 21 गुना 2 हो जाएगा 42x, और 10 इंटू x+2 इंटू x-2, ये x+2 और x-2 है, a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले में, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a² माइनस b² हो जाएगा 42x इक्वल टू 10 इंटू x² माइनस 2 का स्क्वायर, 42x इक्वल टू 10 इंटू x², और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, तो 10x² माइनस 40 इक्वल टू 42x, पोजीशन चेंज कर दिए सिर्फ दोनों साइड का, और 10x² माइनस 40, जब 42x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 42x इक्वल टू 0, और सभी सम संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे सभी को, तो हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 5x² माइनस यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 21x इक्वल टू 0, हमारे पास बचेगा 5x² माइनस 21x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यह है इसका समीकरण। अगला क्वेश्चन है, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महिम की अपेक्षा मजीद को
3 घंटा कम समय लगा। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पे चल राशि चुनना आसान होगा। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते। तो यहाँ पे सफाई करने में महिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लग रहा है। तो अगर माना कि महिम को अकेले बगीचा सफाई करने में लगा समय x घंटा, तो मजीद को कितना लगेगा? मजीद को अकेले बगीचा सफाई करने में लगा समय 3 घंटा कम समय लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? x - 3 घंटा। तो वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि महिम और मजीद दोनों अकेले अकेले बगीचा सफाई कर रहे हैं, तो उसमें दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है, x घंटा और x - 3 घंटा। तो वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कर देते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 घंटे में साफ कर देंगे। तो यहाँ पे तो अकेले अकेले काम कर रहे हैं और वहाँ पे दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। तो महिम को समय लग रहा है x घंटा और मजीद को लग रहा है x - 3 घंटा। तो ये देखिए पता चल रहा है कि मजीद कम समय में काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम करेगा, और महिम ज़्यादा समय लगा रहा है यानी कि वो कम काम करेगा। तो काम का कुछ हिस्सा मजीद जो है ज़्यादा हिस्सा काम करेगा और महिम कम हिस्सा काम करेगा। अभी निकाल ले रहे हैं कि पहले तो दिया गया है कि x घंटा में पूरा काम कर ले रहा है, तो 2 घंटे में जितना महिम काम करेगा और 2 घंटे में जितना मजीद काम करेगा, दोनों मिला के पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटा में। तो हम पहले महिम जितना काम करता है 2 घंटा वो निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले लिखते हैं महिम, एक एक नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो महिम द्वारा x घंटे में बगीचा सफाई का हिस्सा कितना होगा? कितना साफ कर रहा है? पूरा बगीचा, मतलब पूरा एक बगीचा को साफ कर रहा है। कितना? पूरी कंप्लीट कर दे रहा है। तो पूरा बगीचा का हिस्सा कितना होगा? 1। अगर हाफ होता तो वो हो जाता 1/2, क्योंकि 2 में से 1 काम कर रहा है, हाफ हो गया। लेकिन पूरा बगीचा साफ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 में से 1 काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1। तो फिर महिम द्वारा 1 घंटे में कितना काम किया जाएगा? 1/x हिस्सा, यहाँ पे हिस्सा लिखना है, 1/x हिस्सा। तो महिम को ही 2 घंटे में देखना है हमें। तो 2 घंटे में बगीचा सफाई का कितना हिस्सा किया है काम? 2/x हिस्सा। अब निकालते हैं मजीद के लिए। मजीद द्वारा वो कितना समय में एक हिस्सा पूरा काम कर ले रहा है? x - 3 घंटे में। तो मजीद द्वारा x - 3 घंटे में बगीचा सफाई का हिस्सा, x - 3 घंटे में मजीद पूरा बगीचा सफाई कर दे रहा है, तो मतलब एक काम में से 1 काम पूरा कर दे रहा हो जाएगा 1/1, यानी कि पूरी 1 हिस्सा काम कर दे रहा है। और अगर मजीद 1 घंटा में कितना काम करेगा? मजीद 1 घंटे में बगीचा सफाई का कितना हिस्सा कर रहा है? 1/x - 3। एक नियम ये होता है कि अगर x - 3 में काम कर रहा है 1 हिस्सा, तो एक घंटा में कितना काम करे? 1/x - 3 हिस्सा। यहाँ पे जो रहता है ये डिवाइड में चला जाता है, बट्टा में चला जाता है। ये हो जाएगा 1/x - 3 हिस्सा। ठीक है, हमें 2 घंटे में निकालना है। मजीद द्वारा 2 घंटे में बगीचा सफाई का हिस्सा क्या होगा? 2/x - 3 हिस्सा। तो हमें समय का काम तो यूज कर लिया कि 2 घंटे में कितना काम किया है। यहाँ पे है 2/x हिस्सा, 2/x - 3 हिस्सा, और वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। यानी कि कितना काम हिस्सा खत्म हो रहा है? दोनों का जो हिस्सा है, दोनों मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे 2 घंटे में, यानी कि दोनों का हिस्सा को जोड़ेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो गया। पूरा काम कंप्लीट हो गया मतलब कितना हिस्सा हुआ? पूरी 1 में से 1, यानी 1/1 होगा बराबर में। तो प्रश्नानुसार 2 घंटे में क्या नाम है? महिम ने कितना हिस्सा काम किया है? 2/x। और मजीद ने कितना किया है? 2/x - 3। और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलके 2 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर देने, यानी दोनों का हिस्सा जोड़ने में पूरा काम कंप्लीट हो गया, यानी कि बराबर में होगा 1/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 1/x + 1/x - 3 = 1। ये 2 मल्टीप्लाई होगा और नीचे लॉसअपर लेंगे तो हो जाएगा x × x - 3। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x - 3 नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 प्लस यहाँ पे x - 3 है, यहाँ पे x - 3 है लेकिन x नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा x = 1।
2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x और x पॉजिटिव है दोनों, यानी कि ये हो जाएगा 2x और -3 मल्टीप्लाई में, और नीचे में मल्टीप्लाई कर दे रहे डायरेक्ट, x इंटू एक्स हो जाएगा x² और -3x हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, -3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये x² -3x को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा x² -3x, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके 1 से, और x² -3x इक्वल्स टू 4x -6, खाली पोजीशन चेंज किए तो साइन नहीं बदला, x² -3x, 4x -6 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा -4x + 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x² -7x + 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका समीकरण, ये होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में इसका आंसर मिलाने से, इसका आंसर पीछे के लास्ट पेज से मिलाने से बुक में मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि महिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि महिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा ज़्यादा समय लगा, तब वो इक्वेशन मैच कर जाता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बुक में वो दिया गया है कि 3 घंटा ज़्यादा समय लगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग में दिया गया है 3 घंटा कम समय लगा, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 10 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, तो दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। संख्या से 12 कम है। अच्छा, यहाँ पे इकाई और दहाई अंक क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया गया, मान लेते हैं 17, तो ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक, ये टोटल हो गया संख्या। तो जो पहले दिया गया उसको लिखते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन किया गया इकाई और दहाई के अंक में, तो चल रहा से लिखते हैं पहले। माना कि इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है इकाई का अंक, यानी कि दहाई का अंक अगर x मानेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x + 6। माना कि दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा यहाँ पे x + 6, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो इकाई का दहाई का अंक हो गया x, तो इकाई का अंक हो गया x + 6, तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। गुणनफल जो है इन दोनों अंकों, यानी x × x + 6 जो है, संख्या से 12 कम है। तो यहाँ पे संख्या क्या होगा? इकाई और दहाई अंक तो दे दिया गया है, संख्या होगा इकाई का अंक गुने 1 प्लस दहाई का अंक गुने 10। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 17 कैसे हुआ? यहाँ पे 7 जो है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दहाई का अंक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 हो गया, 1 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10, और 7 1 से मल्टीप्लाई हो गया 7, क्या आएगा? 17। तो इसलिए ये दहाई का अंक में 10 मल्टीप्लाई होता है, इकाई का अंक में 1 मल्टीप्लाई होगा। अगर सैकड़ा का अंक बोला जाता तो 100 से मल्टीप्लाई होता, या 1000 का बोला जाता तो 1000 से मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे संख्या क्या हो गया? x + 6 + 10x हो जाएगा 11x + 6। अच्छा, अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन में बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो दोनों संख्या क्या है? एक है संख्या x और दूसरा संख्या x + 6। x + 6 संख्या से 12 कम है। संख्या क्या है हमारा? 11x + 6। 11x + 6 से 12 कम है, यानी 12 माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x × x हो जाएगा x², और 6 से मल्टीप्लाई होगा x तो हो जाएगा 6x = 11x + 6 - 12 हो जाएगा यहाँ पे -6। ये हो जाएगा x² + 6x एज इट इज। राइट हैंड साइड से 11x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा -11x, और -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 = 0। यहाँ होगा x², और 6x - 11x कितना होगा? 6 में से 11 गया 5, और 11 बड़ा संख्या है जिसका साइन है नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आएगा, +6 = 0। ये हो गया इसका समीकरण, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। तो उसका द्विघात समीकरण निर्माण करना है। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया है कि 45 मीटर लंबा है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है, ठीक, 45 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, 40 मीटर चौड़ाई है इसका। और इसका बोला गया है कि मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, समान चौड़ाई का रास्ता। तो यहाँ पे होगा, मान ले समान चौड़ाई का मतलब क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा बाउंड्री है, इसका जो लेंथ है, ये लंबाई जो है ये, और ये सभी समान होगा। तो यही अननोन है, इसको हम मान लेते हैं चल राशि के रूप में। माना कि क्योंकि हमें बोला गया 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ये बाहर जो रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका जो चौड़ाई है रास्ते का, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माना कि रास्ते का चौड़ाई क्या है, x मीटर। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं x मीटर। अब हमें निकालना है पूरे क्षेत्रफल इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें डायरेक्ट x दिया हुआ, इसे तो निकाल नहीं सकते, और यहाँ पे 40 और 45 लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का एक आयत दिया हुआ है। हम इसको बड़ा आयत मान लेते हैं, ये हो जाएगा इसका लंबाई, जो अंदर वाले आयत का लंबाई है 45, और बाहर में ये जो चौड़ाई है ये और ये है x और x। तो टोटल बाहरी जो आयत है उसका जो लंबाई क्या होगा, उसका लंबाई होगा 45 प्लस इधर x और इधर x हो जाएगा 2x। ये बाहरी आयत का जो लंबाई है हो जाएगा 45 प्लस 2x, और बाहरी आयत का चौड़ाई क्या होगा, बाहरी आयत का जो चौड़ाई है ये है, जिसका अंदर वाला आयत है 40, और ये वाला जो रास्ते का चौड़ाई है x और इधर भी x, तो दोनों तरफ x हो जाएगा 2x और 40, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 2x, ये भी मीटर होगा। और हमें चाहिए सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पूरा बाहर का जो क्षेत्रफल है, बाहर आयत का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे अंदर वाले जो आयत है उसका क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। प्रश्न अनुसार बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस भीतरी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बाहरी आयत का लंबाई है 45 प्लस 2x इंटू चौड़ाई हो गया इसका 40 प्लस 2x, और भीतरी आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई 45 गुने 40, और रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है 450, क्योंकि यहाँ पे लाइन भरी है, यहाँ पे लिखा गया है आयताकार क्षेत्र के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 45 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर होगा, और एक 0, 45 से 40 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1800, प्लस 45 2x से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 90x, और 40 को 2x से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 80x, प्लस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे 45 और 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 बराबर 450। यहाँ पे 1800 और 1800 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और आगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 90 और 80x, ये हो जाएगा 170x, और यहाँ पे बचेगा राइट हैंड साइड में 450, लेफ्ट हैंड साइड में आगे हो जाएगा माइनस 450 बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सम संख्या है तो 2 से तो भाग होगा, देख ले रहेगा 4 से अगर भाग होने से x स्क्वायर में सिर्फ एक बचेगा टर्म गुणांक, 160 तो भाग हो जाएगा, बचेगा फिर 10, 4 दूना 8, ये भाग नहीं होगा। तो 4 से भाग ना करके 2 से भाग करते, तो 2 लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 170 का आधा कितना होगा, 80 दूना 160 यानी 85x माइनस 450 का आधा होगा 225 बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, ये होगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, मूल क्या होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे, और हम जितने प्रयोग क्वेश्चन है वो सारे करेंगे अगले वीडियो में। और एक्सरसाइज 1.2 का 1, 2 और 3 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 तक करेंगे, उसके बाद 4
फोर्थ जो है एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल 1.1 अभी तक जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है सारा क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है, और खासकर आज का जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना।